वेलकम स्टूडेंट इन दीक्षा क्लासेस। आज आप लोगों को हम बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। इसका नाम है मानव में जनन। सबसे पहले आप लोगों को हम जनन से संबंधित मानव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। उसके बाद जनन तंत्र की संरचना के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मानव में जनन होता कैसा है। हम लोग पहले से जानते हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन होता है, मतलब कि मानव में जो जनन होते हैं वह निषेचन के द्वारा होता है। और जब निषेचन होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि नर और मादा युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, जिस घटना को निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के द्वारा ही लैंगिक जनन होता है, मतलब कि मानव में जो जनन होते हैं वो निषेचन के द्वारा होता है, अर्थात लैंगिक जनन होते हैं। यहाँ पर शुक्राणु अंडाणु का संलयन होगा। सेकेंड पॉइंट, मानव सजीव प्रजनक जंतु है। सजीव प्रजनक जंतु का मतलब होता है कि वे सभी जंतु जो प्रसव के द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं। जंतु दो तरह के होते हैं, सजीव प्रजनक और अंड प्रजनक। अंड प्रजनक अंडे देते हैं, जबकि सजीव प्रजनक जो होते हैं वह अंडे नहीं देते हैं। सजीव प्रजनक जंतु बच्चे को जन्म देते हैं प्रसव के द्वारा, डिलीवरी के द्वारा। और मानव जो है वह सजीव प्रजनक जंतु है, एक विकसित जीव को, एक बच्चे को, संतान को प्रसव के द्वारा जन्म देते हैं। थर्ड पॉइंट है मानव में निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक मतलब मानव में जो निषेचन होते हैं वह स्त्री के जनन तंत्र के अंदर होंगे। स्त्री के जनन तंत्र के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा, अर्थात निषेचन आंतरिक होगा। मानव में स्त्री के जनन तंत्र के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव एक लिंगी जंतु है। एक लिंगी जंतु मतलब नर और मादा जनन अंग मानव में अलग अलग होते हैं। नर जनन अंग स्त्री मानव पुरुष के शरीर पर होंगे और मादा जनन अंग स्त्री के शरीर पर होंगे, मतलब कि नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग शरीर पर होते हैं। इसका मतलब हुआ एक लिंगी, और मानव एक लिंगी जंतु है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव में गर्भधारण की पूर्ण अवधि, जिसे अंग्रेजी में हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गर्भधारण की जो पूरी अवधि होती है मानव में 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन। प्लस माइनस 7 दिन मतलब 9 महीना, इसके अतिरिक्त 7 दिन और हो सकते हैं, या 9 महीना से 7 दिन कम भी हो सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र की संरचना के बारे में। चित्र से हम लोग समझते हैं इसको। पुरुष जनन तंत्र कई भागों से बने हुए हैं, जैसे कि इसमें 3 प्रकार के ग्रंथियाँ होते हैं। पुरुष के जनन तंत्र में 3 प्रकार के ग्रंथियाँ होते हैं, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो-यूरेथ्रल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि मिलकर पुरुष के जनन तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनके संरचना को नियंत्रित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे शुक्राशय के बारे में। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, इसको सेमिनल वेसिकल बोला जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में शुक्राशय या शुक्राशय ग्रंथि बोलते हैं। शुक्राशय ग्रंथि की संख्या मानव में 2 होते हैं। ये दोनों शुक्राशय ग्रंथि शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। साथ ही साथ ये शुक्राशय ग्रंथि एक प्रकार के तरल पदार्थ बनाते हैं, जिसे शुक्रीय प्लाज्मा बोलते हैं। यहाँ पर एक तरल पदार्थ बनाता है जिसे शुक्रीय प्लाज्मा कहा जाता है। ये शुक्रीय प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शुक्राशय के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और ये शुक्रीय प्लाज्मा शुक्राणु को स्त्री के जनन तंत्र में तैरने में मदद करते हैं। शुक्रीय प्लाज्मा की सहायता से शुक्राणु स्त्री के जनन तंत्र में आसानी से तैरते हुए ग्रीवा गर्भाशय से होते हुए शुक्राणु, या कहेंगे कि तैरते हुए स्त्री के फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। अगर ये शुक्रीय प्लाज्मा नहीं बने तो शुक्राणु कभी भी फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण निषेचन की घटना नहीं हो पाएगी।
शुक्राशय ग्रंथि इसके अलावा एक और पदार्थ बनाते हैं जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्रुक्टोज, ये फ्रुक्टोज मानव के शरीर में और कहीं नहीं बनते हैं। ये फ्रुक्टोज केवल शुक्राशय ग्रंथि से स्रावित शुक्रीय प्लाज्मा में होते हैं। फ्रुक्टोज शुक्राणु के लिए पोषक पदार्थ का काम करता है, यानी कि शुक्राणु को जीवित रहने के लिए यह पोषक तत्व के रूप में शुक्राणु के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। शुक्राणु को यह ऊर्जा प्रदान करता है फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज स्त्री के शरीर में नहीं बनते हैं और मानव के शरीर, पुरुष के शरीर में भी दूसरे अंगों में नहीं बनते हैं। ये केवल शुक्रीय प्लाज्मा में ही बनते हैं, इसलिए इसका उपयोग रेप के केस में भी किया जाता है। अगली ग्रंथि के बारे में समझेंगे हम लोग, प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट ग्रंथि है मानव पुरुष के जनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। पौरुष ग्रंथि मानव में ग्रंथि की संख्या 1 होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की संख्या 1 होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य कार्य है शुक्रीय प्लाज्मा बनाना। इसके पहले हम लोग ये देखें कि शुक्राशय भी शुक्रीय प्लाज्मा बनाता है। शुक्राशय के अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि भी शुक्रीय प्लाज्मा बनाते हैं। साथ ही साथ ये प्रोस्टेट एक प्रकार का अम्ल बनाता है जिसे सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। सिट्रिक अम्ल, ये सिट्रिक अम्ल भी शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। तो यहाँ पर 2 बातें हम लोग देखें, एक तो फ्रुक्टोज और दूसरा सिट्रिक अम्ल। यह दोनों शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। सिट्रिक अम्ल प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। थर्ड ग्रंथि है यहाँ पर बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि, बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे और मूत्र मार्ग के दोनों साइड होते हैं। यहाँ पर यह मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग के दोनों साइड छोटे छोटे गोल आकार के 2 ग्रंथियां पाई जाती है जो प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे होता है। इस ग्रंथि को बोलते हैं बल्बोइरेथ्रल ग्रंथि। यह ग्रंथि भी शुक्रीय प्लाज्मा बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ यह ग्रंथि एक प्रकार के तरल स्रावित करते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान शिश्न को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। अगला पार्ट है पुरुष जनन तंत्र का वृषण। टेस्टिस, इसको अंग्रेजी में टेस्टिस बोला जाता है। टेस्टिस पुरुष का यह प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग मतलब यह नर जनन हार्मोन और शुक्राणु बनाता है। चूँकि ये वृषण शुक्राणु और नर जनन हार्मोन बनाते हैं, इसलिए इसको प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है पुरुष का। इसका मुख्य रूप से जो काम है यहाँ पर शुक्राणु बनाना। वृषण शुक्राणु बनाता है और साथ ही साथ यह नर जनन हार्मोन भी बनाते हैं जिसे एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन हार्मोन का एक उदाहरण यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन एक से अधिक हार्मोन का समूह है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन वृषण के बाहर
एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे वृष्ण कोश कहते हैं। वृष्ण एक थैली जैसी संरचना के अंदर स्थित होते हैं और इस थैली जैसी संरचना को वृष्ण कोश कहा जाता है। ये वृष्ण कोश वृष्ण के ताप को मानव शरीर के आंतरिक सामान्य ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है। वृष्ण का तापमान मानव शरीर के सामान्य ताप से कम होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु के बनने के लिए वृष्ण के ताप का कम होना आवश्यक है और यह ताप कम करता है वृष्ण कोश।